नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो मुख्य विषय बिंदु है वह है रिफ्रेश टेक्स्ट बुक से सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। विश्व का बनना किस रूप में? भूमंडलीकृत के रूप में विश्व को का निर्माण करना। तो इस टॉपिक को शुरू करने के पूर्व हम अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो आज बिना विलंब किए हुए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज हमारा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अब भूमंडलीकृत विश्व क्या बनने के पहले कैसा दुनिया था, यह विश्व कैसे था, इस संदर्भ में यहाँ पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो भूमंडलीकृत विश्व के बनने के पहले कहने का मतलब क्या है कि आधुनिक युग से पहले। आधुनिक युग से पहले का मतलब क्या है कि भूमंडलीकृत होने के पहले विश्व का परिदृश्य क्या था। तो कह रहा है कि आधुनिक युग से पहले वर्तमान दौर में मानव समाज वैश्विक स्तर पर एक दूसरे से अधिक निकट आ गए। आज संपूर्ण विश्व के देश भौगोलिक रूप से बड़े बहुत दूर होते हुए भी हमारे एकदम समीप में आ गए हैं, एकदम निकट में आ गए हैं। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न, यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर यात्राओं पर जाते रहे। यहाँ क्या करा है कि वैश्विक स्तर पर आज हम एक दूसरे से क्या हो गए हैं, काफी नजदीक हो गए हैं। विश्व की चाहे घटना हो, परिघटना हो, कोई चर्चाएं हो, परिचर्चाएं, हम एक दूसरे बड़े ही नजदीकी रूप से जुड़े हैं। और यह जुड़ाव जो है प्राचीन काल में देखेंगे तो यात्री हो, चाहे व्यापारी, चाहे पुजारी, चाहे तीर्थयात्री, चाहे ज्ञान, आध्यात्मिक शांति के लिए ये लोग भी दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे। और ये लोग अपनी यात्राओं में अनेक प्रकार के वस्तुएं, भाई जब चाहे यात्री हो, चाहे व्यापारी हो या पुजारी हो, जब कोई अपनी यात्रा पर जाता है तो अपने साथ जब वह निकलता है तो अपने यात्राओं में अनेक प्रकार की वस्तुएं, भाई यात्रा में जा रहा है तो अपने साथ क्या ले जा रहा है? वस्तुएं, धन, मूल मान्यताएं, जो उसका संस्कार है वो भी तो जा रहा है, विचार, आविष्कार, यहां तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ साथ लेकर चलते थे। भाई कहीं एक दूसरे स्थानों से जब हम दूसरे स्थानों पर चलते हैं तो अपने विचार, अपने संस्कार, अपने साथ रोग, कीटाणु, जीवाणु जो भी मेरे साथ हैं वह उसे हम अपने साथ लेकर चलते हैं। अब यहां करा कि 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता इस इलाके से जुड़ी हुई थी। 3000 ईसा पूर्व समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिम एशिया के नाम से जानते हैं। हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता जो 3000 वर्ष पहले है थी, वह हमारी सभ्यता हम देख रहे हैं कि वह पश्चिम एशिया के साथ जुड़ी हुई जाती है। वह किससे जुड़ी हुई थी? पश्चिम एशिया के साथ जुड़ी हुई लगती है। 1000 साल पहले भी ज्यादा समय से मालदीव है ना, समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियां, जिन्हें पैसा मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, चीन
और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही। मालदीव में पाई जाने वाली कौड़िया यह चीन और अफ्रीका तक पहुंचती रही। और यही नहीं, यह तो पहुंच ही रही, लेकिन इसके साथ बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। भाई किसी महाद्वीप में कोई व्यक्ति, कोई अमेरिकी यात्री, कोई व्यापारी अगर अन्य देशों में जा रहा तो अपने साथ साथ जो भी उसके संस्कार, भोजन सामग्री के साथ साथ उसके साथ जो बीमारियां हैं, रोग हैं, कीटाणु हैं, वो भी उसके साथ साथ जा रहे हैं, जिसका कहा रहा है कीटाणु दूर तक पहुंचाने का इतिहास कब तक मिल रहा है, 7वीं सदी तक ढूंढा जा रहा है। और 13वीं सदी के बाद इनके प्रसार को निश्चय ही साफ रूप से देखा जा सकता है। 13वीं सदी के बाद इसको पूरी तरह से निश्चित रूप से देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब यहां आप क्या समझे कि आधुनिक युग आने के पहले भी लोग अपने एक देश से दूसरे देश जाया आया करते थे। घूमने के लिए भी आज भी जाया आया करते हैं, सुख समृद्धता के लिए जाते हैं, व्यापार के लिए आया जाया करते हैं। लेकिन आने जाने में जो भी लोग अपने साथ लेके साथ जाते हैं उसमें कीटाणुओं, जीवाणु, भोजन आज भी अपने संस्कार को भी साथ लेकर जाते हैं। और यह चीजें, इस आने जाने का यह तारतम्य हम बताएं, यहाँ लिख रहा है कि 3000 पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिलते हैं उसका विस्तार हमें कहाँ तक मिल रहा है, वह पश्चिम एशिया के तक उसके संबंध दिखाई देते हैं। और 1000 साल से ज्यादा समय से मालदीव समुद्री में जो कौड़ियों के भाव मिलते थे, जिसे पैसा मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी से में ढूंढा जा सकता है। और 13वीं सदी के बाद यह तो पूरी तरह से निश्चित हो जाता है। तो आधुनिक युग से पहले यह जुड़ा। अब यहां है, यह निश्चय रूप से दिखाई देता है। और इसमें देखेंगे एक मार्ग है रेशम मार्ग, सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। प्राचीन काल में किससे दुनिया जुड़ रही है? रेशम मार्ग। इसे हम क्या कहेंगे? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग या सिल्क रूट। सिल्क रूट, इस माध्यम से पूरा विश्व एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है। आधुनिक समय से पहले अगर हम बात करें कि आधुनिक समय से पहले दूरस्थ भागों के बीच, जो आधुनिक समय से पहले जो दूरस्थ के देश हैं, दूरस्थ के जो देश हैं या दूरस्थ के जो भाग हैं या दूरस्थ जो व्यापार किए जाते हैं, दूरस्थ के भागों के बीच, दूरस्थ भागों के बीच व्यापार क्या क्या हो रहा है? दूरस्थ भागों के बीच क्या हो रहा है? जो दूर दराज के देश हैं उनके बीच में व्यापार। दूरस्थ भागों के बीच में क्या? व्यापार एवं सांस्कृतिक संबंध। एवं क्या? सांस्कृतिक संबंध। व्यापार और कौन सा? सांस्कृतिक संबंध। व्यापार और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में, व्यापार और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में, दूरस्थ भागों के बीच में व्यापार और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में सहायक पश्चिमी खोल से भेजे जाने वाली चीनी रेशम या सिल्क रूट का एक बहुत बड़ा महत्व है। करने वाला हम कह रहे हैं कि आधुनिक युग से पहले दूरस्थ भागों के बीच में, जो दूर दराज के देश हैं उनके बीच में व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में
रेशम मार्ग या सिल्क रूट का एक अपना अमूल्य योगदान है या इसके महत्व को नहीं भुलाया जा सकता, इसके महत्व को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहां विश्व के इतिहासकारों ने, अगर हम इतिहास के पन्नों पे जाएं तो विश्व के जितने भी इतिहासकार हैं तो विश्व के इतिहासकारों ने यह माना है कि बहुत सारे सिल्क मार्ग, बहुत सारे क्या, कौन से मार्ग, बहुत सारे सिल्क मार्ग, इतिहासकारों ने माना है कि बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया गया है। एक सिल्क मार्ग नहीं, बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया गया है। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के विषय में के बारे में बताया है, बहुत सारे सिल्क मार्गों के विषय में बताया है। जो भूमि, अब एक बहुत सारे जो सिल्क मार्ग हैं वो क्या काम है, ये भूमि एवं समुद्र सागरों से होकर गुजरते हैं। भूमि एवं सागरों से होकर गुजरते हैं, भूमि एवं सागरों से होकर गुजरते हैं, भूमि एवं सागरों से होकर गुजरते हैं। और ये मार्ग न केवल एशिया, सिल्क मार्ग न केवल क्या, एशिया, यूरोप, न केवल एशिया यूरोप बल्कि अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका आदि महाद्वीपों को भी जोड़ते हैं। न केवल, मतलब इतिहासकारों का मानना है अनेक सिल्क मार्गों के बारे में बताया है जो किसको किसको जोड़ रहा है, भूमि और सागरों से होकर गुजरता है। यह न केवल एशियाई महाद्वीपों या एशिया के अंदर बल्कि एशिया, यूरोप, बल्कि उत्तरी अफ्रीका अब आदि महाद्वीपों को जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाती है या अहम रोल है। किसका, सिल्क मार्गों का रोल है। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया, अगर हम आगे बात करें तो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया, भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया जान रहे हैं आप लोग, दक्षिण पूर्व एशिया जिसमें थाईलैंड, वियतनाम, भारत एवं म्यांमार, भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया, भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले, भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के क्या क्या, के कपड़े और क्या, कपड़े और मसाले, कपड़े और मसाले, कपड़े और मसाले कहाँ, भारत और दक्षिण पूर्व, जिसमें थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचते थे। अगर देखा जाए तो कपड़े और मसाले, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया के अन्य देशों में पहुंचते थे, दुनिया के अन्य देशों में, दुनिया के अन्य देशों में पहुंचाए जाते हैं या पहुंचते हैं, दुनिया के अन्य देशों में पहुंचते हैं। और सोना, चांदी, सोना, चांदी, सोना, अन्य बहुमूल्य वस्तुएं, अन्य बहुमूल्य वस्तुएं, अन्य बहुमूल्य वस्तुएं, अन्य बहुमूल्य वस्तुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी, यूरोप से एशिया पहुंचती थी। इन सिल्क मार्गों के द्वारा कहा जा रहा है भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया के अन्य देशों में जहां पहुंचाए जाते थे, पहुंचते थे,
और उनके बदले चांदी, सोना या अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भी यूरोप से कहां पहुंचते थे? एशिया पहुंचते थे। व्यापार और सांस्कृतिक, अब देखा जाए इससे व्यापार नहीं बल्कि सांस्कृतिक, रहन सहन, खान पान, एक देश से दूसरे देशों के बीच आवागमन होते रहते थे। सांस्कृतिक दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ, कहने का मतलब व्यापारिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी और यह हम एक दूसरे से ग्रहण करते थे, उनकी सांस्कृतिक मूल्यों को जानते थे। व्यापार उनकी आवश्यकताओं को और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है, तो इसे भी पहचानने का हम लोग इन शिल्प मार्गों के माध्यम से देखते थे। दूसरा है भोजन की यात्रा, स्पैगेटी और आलू। दूसरा क्या है? स्पैगेटी और आलू। इस तरह हम विश्व के भूमंडलीय विश्व के देशों से हम लोग या विश्व समुदाय इस ढंग से जुड़ने का प्रयास किया और जुड़ा। अगला है भोजन की यात्रा। भोजन की यात्रा, स्पैगेटी और आलू। भोजन दूर स्थित देश, भाई भोजन की अगर बात किया जाए तो भोजन दूर स्थित देशों के बीच, भोजन दूर स्थित देशों के बीच, दूर स्थित देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान। भोजन दूर स्थित देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के अनेक अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भोजन दूर स्थित देशों के बीच क्या करने के लिए? सांस्कृतिक कल्चर आदान प्रदान करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान करने, जैसे हम एक छोटा उदाहरण देते हैं, जैसे नूडल्स। हमारे रेफरेंस बुक के अंतर्गत जो उदाहरण दिए गए उससे हम ध्यान दीजिएगा, जिसमें हमने कहा कि नूडल्स, जिसमें नूडल्स का अगर हम जिक्र करें, किसका? अगर हम नूडल्स का जिक्र करें, खान पान में हमने क्या कहा? नूडल्स का यदि हम जिक्र करें तो देखेंगे कि नूडल्स चीन से, नूडल्स जो ये कहां से, सांस्कृतिक आदान प्रदान का कैसे उदाहरण प्रस्तुत करता है, यही जानना है। जैसे नूडल चीन से पश्चिम देशों में पहुंचे। नूडल चीन से कहां पहुंचा? पश्चिम देशों में पहुंचे। हमने कहा भोजन से सांस्कृतिक आदान प्रदान, तो हमने उदाहरण लिया नूडल्स, चीन का है, चीन से कहां पहुंचा? पश्चिम देशों में पहुंचा। चीन से कहां पहुंचा? पश्चिम देशों में पहुंचा। चीन से पश्चिम देशों में पहुंचा। नूडल्स चीन से कहां पहुंचा? पश्चिम देशों में पहुंचा। और उन्हीं से स्पैगेटी का जन्म हुआ। इन्हीं से स्पैगेटी का जन्म हुआ। चीन से क्या चला? नूडल्स चला। कहां पहुंचा? पश्चिम देशों में। और उन्हीं से स्पैगेटी का क्या हुआ? जन्म हुआ।
पास्ता, पास्ता नाम सुने होंगे, भोजन सांस्कृतिक आदान प्रदान का कैसे बिंदु बनता है। पास्ता का लेते हैं उदाहरण। पास्ता अरब यात्रियों के साथ, पास्ता जो है कहां किसके साथ, अरब यात्रियों के साथ, पास्ता अरब यात्रियों के साथ, पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में, 5वीं पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा। 5वीं सदी में सिसिली, 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा। इसी बिंदु पर चर्चा हो रही है। नूडल चीन से कहां गया, पश्चिम देशों में। पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में कहां पहुंचा, सिसिली पहुंचा। और इस महाद्वीप पर पास्ता नामक स्थान भी मिल रहा है। आगे आलू, आलू, टमाटर, मिर्च, आलू, टमाटर, मिर्च, सोया, मूंगफली, मूंगफली, आलू, टमाटर, सोया, मिर्च, मूंगफली, ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो 500 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले अगर हम कहें जो ये चीजें हैं, आलू, टमाटर, मिर्च, सोया, मूंगफली, अगर हम इसकी बात कहें तो यह 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। यह कितने वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे, नहीं थे। एक खाद्य पदार्थ कौन कौन से जो अभी अभी चर्चा किए, आलू, टमाटर, मिर्च, सोया, हमारे पूर्वजों के पास उस समय उपलब्ध नहीं थे। एक खाद्य पदार्थ हमारे पास पहुंचे कब, ये तब पहुंचे जब कोलंबस, यह खाद्य पदार्थ हमारे पास पहुंचा कब, यह तब पहुंचा जब कोलंबस त्रुटिवश या अज्ञानतावश खोजते खोजते अमेरिका पहुंच गया। त्रुटिवश कहां पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। पहुंचना कहीं चाह रहा था, लेकिन खोजते खोजते कहां पहुंच गया, अमेरिका। तो यहां बात कहनी है कि आलू और टमाटर आज के 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों को ये चीजें ज्ञात नहीं थी, लेकिन जब अमेरिका कोलंबस घूमते घूमते एक ऐसी दुनिया में पहुंचा जहां उसे पहुंचने का इरादा नहीं था, तो कोलंबस अमेरिका पहुंचा और हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अगर हम देखेंगे तो हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो हैं वो अमेरिकन इंडियनों से, हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास पहुंचे हैं। हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ आप ध्यान दीजिएगा वो कहां से पहुंचे हैं, अमेरिकन इंडियन से हमारे पास पहुंचे हुए हैं। अब बात आती है विजय, बीमारी और व्यापार। विजय, बीमारी और व्यापार, भोजन की यात्रा, स्पैगेटी और आलू, यहां विजय, बीमारी और व्यापार, यह तीसरा बिंदु है जिस पर हम लोगों को चर्चा करनी है। विजय, बीमारी और व्यापार। व्यापार यूरोपीय जहाजियों ने, व्यापार की बात कहा जाए तो व्यापार पर अगर हम चर्चा करें तो व्यापार यूरोपीय जहाजियों ने 16वीं सदी में एशिया तक, कब तक की बात की जा रही है, 16वीं सदी तक एशिया तक का समुद्री मार्ग ढूंढ लिया था। यूरोपियों ने 16वीं सदी तक एशिया के समुद्री मार्गों को ढूंढ लिया था। समुद्री मार्ग को क्या किए थे, ढूंढ लिए थे। यूरोपीय लोग 16वीं सदी तक, यूरोपीय जहाजियों ने 16वीं सदी तक
एशिया तक का, यूरोपीय लोगों ने 16वीं सदी तक एशिया तक के समुद्री मार्गों को खोज लिया था या ढूंढ लिया था, और पश्चिमी सागर को पार करते हुए ढूंढ लिया था, और पश्चिमी सागर को पार करते हुए, पश्चिमी सागर को पार करते हुए 16वीं सदी में ढूंढे, और पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे। अमेरिका तक जा पहुंचे। 16वीं सदी तक एशिया तक के समुद्री मार्ग को खोजते हुए, पश्चिमी सागर को पार करते हुए ये लोग कहां तक जा पहुंचे? अमेरिका तक जा पहुंचे। अमेरिका अनेक शताब्दियों तक हिंद महासागर के मार्ग से, अगर बात कहें तो अनेक शताब्दियों तक, पिछले इतिहास में अनेक शताब्दियों तक हिंद महासागर से विश्व के व्यापार हुआ करते थे, जो सामान्य ज्ञान विज्ञान से एक दूसरे जगह लोगों का सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ करता था। भारतीय महाद्वीप की अगर इस हिंद महासागर की बात करें तो भारतीय महाद्वीप इन रास्तों में एक अहम रोल अदा करता था, और इस हिंद महासागर के अंतर्गत देश के तमाम व्यापारिक सुविधाएं हुआ करती थी, लोगों के बीच व्यापार किया जाता था। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते अगर देखा जाए तो 16वीं सदी के मध्य तक 16वीं सदी के मध्य तक आते आते स्पेनिश एवं पुर्तगालियों ने, स्पेनिश और पुर्तगालियों ने, स्पेनिश एवं पुर्तगालियों ने की सेनाओं ने विजय का सिलसिला शुरू किया। 16वीं सदी में मध्य तक आते आते स्पेनिश और पुर्तगालियों ने विजय का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने किसको? अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू किया। ये लोग किसको उपनिवेश बनाना शुरू कर दिए? अमेरिका को क्या किए? उपनिवेश बनाना शुरू किए। 16वीं सदी के अंतर्गत पुर्तगाली और स्पेनिशों ने अपने सैनिक विस्तार किया, और इस विस्तार के फलस्वरूप ये लोग किसको उपनिवेश बनाना शुरू कर दिए? अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू किए। यूरोपीय सेनाएं अपनी सैनिक दम पर नहीं जीत सकी। अगर आप ये कहे सैनिक विस्तार तो करना चाहिए, लेकिन यह भी सत्य है कि यह यूरोपीय सेनाएं अपने सैनिक शक्ति के बदौलत, अगर कहा जाए तो अपनी सैनिक शक्ति के बदौलत ही अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं कर पाए, नहीं जीत सके। इनके पास परंपरागत रूप से, सैनिक से ही नहीं बल्कि इनके पास क्या? परंपरागत रूप से, यह समझिएगा, परंपरागत रूप से कई, अगर देखा जाए तो कोई सैनिक हथियार नहीं थे, परंपरागत रूप से इनके पास क्या थे? कोई सैनिक हथियार नहीं था। अगर इस चीज को देखा जाए तो इनके पास कोई परंपरा रूप से कोई सैनिक हथियार नहीं थे। इनके हथियार नहीं थे, तब थे क्या? तो इन हथियार के बदौलत अगर देखा जाए तो इनके हथियार तो क्या बने? चेचक जैसे कीटाणु थे। इनके हथियार चेचक जैसे क्या थे? कीटाणु थे।
इनके हथियार क्या थे? चेचक जैसे कीटाणु थे, जो स्पेनिश सैनिकों अफसरों के साथ जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ अमेरिका जा पहुंचे। कौन? एक कीटाणु, चेचक जैसे कीटाणु स्पेनिश सैनिक और अफसरों के साथ कहां जा पहुंचे? अमेरिका जा पहुंचे। इस बीमारी के बचने के लिए किसके पास? इन बीमारियों से बचने के लिए इनके पास इनके रोग के उपचार के लिए प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं थी। इस रोगों के उपचार के लिए जो ये पहुंचा, कौन सा? चेचक जैसी कीटाणु पहुंची, तो इसके उपचार के लिए इनके पास कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। कहने का मतलब इनका कोई निदान भी करने में सक्षम नहीं थे। कौन नहीं थे? अमेरिका के लोग नहीं थे। नए स्थानों पर चेचक, भाई एकाएक इनके साथ बीमारी भी गई, बीमारी में चेचक, और इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं था कि इनसे ये लोग लड़ सके। और चेचक बहुत मारक सा, और यहां पर देखा जाए तो चेचक इनके लिए बहुत ही मारक रूप से साबित हुआ, बहुत ही। और इनके इस बीमारी से यही नहीं बल्कि पूरे महाद्वीप के अंतर्गत यह बीमारी फैल गई। कौन सी बीमारी? चेचक जैसे कीटाणु से यह पूरे महाद्वीपों में यह बीमारी फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे, अगर यह भी कह दिया जाए कि जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे, वहां पर इस बीमारी के माध्यम से, इस कीटाणुओं के माध्यम से भी वहां के लोग भी इनके चपेट में आ गए थे। जहां तक पुर्तगाली, स्पेनिश या यूरोप के लोग नहीं पहुंचे थे, फिर भी यह बीमारी, ये कीटाणु उससे भी आगे के देशों में पहुंच चुके थे, उसके भी आगे देशों में पहुंच चुके थे। अगर शस्त्र की बात करें तो शस्त्र को बंदूक या कहें तो इसे खरीद करके या दूसरों पर मारा जा सकता है, छीना जा सकता है, हमलावरों के खिलाफ इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर शस्त्र की बात करें, किया जा सकता है। पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में अगर चेचक को हथियार बनाया जाए, चेचक जैसी बीमारियों के मामले में, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ऐसा क्योंकि उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभी तक डेवलप नहीं हुआ था और विकास नहीं हो पाया था। अभी उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। 19वीं सदी के अंतर्गत यूरोप में गरीबी, भूखमरी, 19वीं सदी का क्या कंडीशन रहा कि यूरोप में, पूरे यूरोप में क्या था? गरीबी थी, भूखमरी थी, भूखमरी फैली, गरीबी भूखमरी का बोलबाला था। और गरीबी भूखमरी ही नहीं बल्कि धार्मिक मामलों पर भी अगर हम विचार करें तो धार्मिक मामलों पर भी इनके बीच टकराहट थी। धार्मिक मामलों में भी एक दूसरे से क्या थे? लड़ रहे थे, टकराते। इस वजह से हजारों लोग यूरोप को छोड़ करके अमेरिका में रहने लगे। कहाँ रहने लगे? अमेरिका जाने लगे और वहां बसने लगे। तो बच्चों, यहां कहने का मतलब कि विश्व का विजय का अभियान था। विषय में केवल विजय शस्त्र हथियारों से नहीं बल्कि उस विजय में बीमारियां भी एक महत्वपूर्ण कारक थी, जिसमें जहां से यूरोपीय लोग नहीं पहुंच पाए, जहां स्वयं नहीं पहुंचे, फिर भी उस पूरे महाद्वीप में, यहां उदाहरण दिया गया चेचक जैसे कीटाणुओं से पूरे महाद्वीप में उसका फैलाव हुआ। और उस फैलाव का क्या हुआ कि अभी तक उस बीमारी का उनके पास कोई इलाज नहीं था, उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप नहीं हो पाए थे। और व्यापार के संदर्भ में कहा गया कि गरीबी, व्यापार, गरीबी
19वीं शताब्दी में इस ढंग से फैल गई यूरोपीय कंट्री के अंतर्गत कि लोग विवश होकर के, लोग असहज होकर के उस मुखभरी, उस प्रकृति आपदाओं का जो उत्पन्न हुए उस सदी के अंतर्गत, उससे यूरोप को छोड़ करके लोग अमेरिका की तरफ जाना शुरू किए। तो यह रहा हमारा रेशम मार्ग, सिल्क से जुड़ती दुनिया, दुनिया जुड़ी, भोजन की यात्रा, स्पैगेटी और आलू, विजय, बीमारी और व्यापार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर, हम लोग देखते हैं। 19वीं शताब्दी 1815 से 1914, 1815 से 1914 विश्व अर्थव्यवस्था का उदय और तकनीक की भूमिका। 19वीं शताब्दी में 1815-1914 विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। दो टॉपिक यहां में और देखना है कि 19वीं सदी में भी हमने कहा कि यूरोप के अंतर्गत भूखमरी, बेरोजगारी, प्रकृति आपदा, महामारियों से ग्रसित हो चुका था। अब हम चर्चा करते हैं कि 19वीं शताब्दी में, अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी के अंतर्गत, 19वीं शताब्दी में आर्थिक रूप से चाहे देखा जाए, चाहे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, किस किस रूप में? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एवं तकनीकी कारकों ने, कौन कौन से कारक? 19वीं शताब्दी में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक तथा तकनीकी कारकों ने, तकनीकी कारकों ने समाज की कायाकल्प बदल, समाज की काया पलट कर दी, काया पलट कर दी। समाज की काया, समाज की व्यवस्थाओं को बदला कौन? 19वीं शताब्दी में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तकनीकी उन्हें समाज की संबंधों में पूरी तरह से क्या किया? काया पलट कर दिया। अर्थशास्त्रियों ने इस संदर्भ में क्या कहा? अर्थशास्त्रियों का अगर हम दृष्टिकोण देखें तो अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों का उल्लेख किया है। 3 तरह की गतियों का, 3 तरह की गतियों का, 3 तरह की गतियों का उल्लेख किया है।
देखिएगा, अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में, विश्व को जोड़ने में, लेन देन में, व्यापार में 3 तरह की गतियों का उल्लेख किया है। केवल 3 तरह की गतियों का यहां उल्लेख किया गया है। पहली गति का जो उल्लेख किया है अर्थशास्त्रियों ने, वह है व्यापार का प्रवाह। व्यापार का प्रवाह कौन सा था? पहला है व्यापार का प्रवाह। यह व्यापार का प्रवाह 19वीं सदी तक कपड़ा, कब तक? 19वीं सदी तक कपड़ा, गेहूं के व्यापार तक सीमित था। कहां का सीमित था? कपड़ा और गेहूं के व्यापार पर सीमित था। कहने का मतलब व्यापार के प्रवाह की जो लय थी, पहला क्या था? व्यापार का प्रवाह। व्यापार का प्रवाह जो था, बहाव जो था, जो व्यापार की दिशा थी, प्रवाह 19वीं सदी पर अगर हम लोग देखें तो यह मूल रूप से गेहूं और कपड़ा, किस पर था? गेहूं और कपड़ा तक ही सीमित था। गेहूं और कपड़ा तक क्या था? सीमित था। पहला था। अर्थशास्त्रियों ने जो जिक्र किया व्यापार का पहला प्रवाह। दूसरा है श्रम का प्रवाह। दूसरा क्या है? श्रम का प्रवाह। श्रम का प्रवाह। श्रम का प्रवाह रोजगार की तलाश में श्रम का प्रवाह जो बहा, वह किसके लिए चलेगा? रोजगार के लिए। लोग भटकते हुए एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, जब तक उन्हें अस्थायी जगह नहीं मिले। रोजगार की तलाश, रोजगार की तलाश, जहां से वे एक स्थान से, वे जहां से कहा जाए, वे एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से कहां? दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। दूसरा श्रम का प्रवाह। तीसरा प्रवाह आपका है पूंजी का प्रवाह। तीसरा क्या है? पूंजी का प्रवाह। पूंजी का प्रवाह। पूंजी का प्रवाह जो है, इसमें अल्प और दीर्घ अवधि के लिए, इसमें किस कब के लिए? अल्प और दीर्घ अवधि के लिए, अल्प और दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में, दूर दराज के जो इलाके हैं, दूर दराज के इलाकों में निवेश करने के लिए दिया जाता है। दूर दराज के इलाकों में क्या करने के लिए? निवेश करने के लिए, निवेश करने के लिए, निवेश करने के लिए दिया जाता है। दूर दराज के इलाकों में किसके लिए दिया जाता है? निवेश करने के लिए दिया जाता है। तो विश्व अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थशास्त्रियों ने जो 3 प्रकार के प्रवाह बताया है, वह पहला था व्यापार का, श्रम का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह। ये तीनों तरह के प्रवाह अगर हम देखें तो ये जो तीनों तरह के प्रवाह हैं, यह एक दूसरे से क्या हैं? ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वह व्यापार का प्रवाह हो, चाहे श्रम का प्रवाह हो या पूंजी का प्रवाह हो। और ये एक दूसरे से जुड़े हैं तो एक दूसरे के जीवन को प्रभावित भी करते हैं। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूदा जो संबंध है वो टूटता भी हुआ दिखाई देता है, टूट जाते हैं।
यदि हम इन तीनों प्रवाह को एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी में विश्व अर्थव्यवस्था ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर हम इनका एक साथ अध्ययन करें तो विश्व अर्थव्यवस्था में के अंतर्गत विश्व अर्थव्यवस्था को हम अच्छी तरह से 19वीं सदी में विश्व अर्थव्यवस्था को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। यह रहा हमारा। अब विश्व अर्थव्यवस्था का हम क्या पढ़ते हैं? उदय। क्या पढ़ेंगे? यह 19वीं शताब्दी 18 से 15 1919 का जो व्यापार का एक प्रवाह था। अब हमें क्या देखना है? विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। चलिए देखते हैं विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। 19वीं सदी के अंतर्गत फिर वही बातें। 19वीं सदी में अगर हम लोग बात करें तो विश्व के सभी देश आपस में, अगर देखें 19वीं सदी की हम बात करें तो विश्व के जितने भी देश हैं उनका सबसे पहला लक्ष्य है कि वह आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। विश्व के जितने भी हैं 19वीं सदी में अगर हम देखें तो विश्व के देश अपने आप में क्या होना चाह रहे हैं? आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु 19वीं सदी में ब्रिटेन किया, यहां तो पूरा विश्व आत्मनिर्भर होने की बात कर रहा, लेकिन इस 19वीं सदी में ब्रिटेन की स्थिति, किसकी स्थिति? ब्रिटेन की स्थिति कुछ अलग थी। जहां पूरा विश्व आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है, वहीं ब्रिटेन की स्थिति कुछ क्या थी? अलग किस्म की थी। ब्रिटेन की स्थिति कुछ अलग थी। ब्रिटेन, यदि समय ब्रिटेन की स्थिति क्या है? अलग थी। इस पर ध्यान दीजिएगा। जहां 19वीं सदी में पूरा विश्व आत्मनिर्भर होना चाह रहा है, वहीं ब्रिटेन में इस समय क्या स्थिति थी? यह इन आत्मनिर्भरता से इसकी कंडीशन कुछ अलग थी। यदि समय ब्रिटेन खाद्य मार्ग आत्मनिर्भरता के मार्ग पर आगे बढ़ता, अब यही कंडीशन देखिएगा। अगर इस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता में अगर इसमें है ब्रिटेन आगे बढ़ता, के मार्ग पर आगे चलता, तो वहां के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता। अगर ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलता तो यहां के लोगों का जीवन स्तर क्या हो जाता? ब्रिटेन के लोगों का जीवन स्तर क्या हो जाता? जीवन स्तर गिर जाता। जीवन स्तर क्या होता? गिर जाता। अगर यह आत्मनिर्भरता की तरफ जाता तो इसका जीवन स्तर क्या हो जाता? गिर जाता। और सामाजिक तनाव भी बढ़ जाता। अगर जीवन स्तर गिरेगा तो निश्चित तौर से क्या बढ़ जाएगा? सामाजिक तनाव भी बढ़ जाता। सामाजिक तनाव बढ़ जाता। जीवन स्तर गिरता, जिसके फलस्वरूप यहाँ की सामाजिक तनाव अपने आप क्या होता? गिरता और सामाजिक तनाव भी फैलता, दरारें आती। 18वीं सदी के आखिरी में आते हैं। अब बात समझते हैं। 18वीं सदी की बात करें तो इसके आखिरी दशक में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। 8वीं सदी के आखिरी दशक की बात आप ध्यान दीजिएगा। 18वीं सदी के आखिरी दशक में ब्रिटेन की जो कंडीशन है ब्रिटेन की, वह यह है कि ब्रिटेन की आबादी काफी तेज से बढ़ने लगी। ब्रिटेन की आबादी काफी तेज से क्या हुई? बढ़ने लगी। और देश में अब आबादी बढ़ी तो निश्चित तौर देश में भोजन की मांग भी बढ़ेगी। देश में
भोजन की मांग में इजाफा हुआ, देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। भोजन की मांग क्या हुई? उस समय जब देश की आबादी बढ़ी, आबादी के साथ ही साथ क्या बढ़ा? देश में भोजन की मांग बढ़ी। अब आबादी बढ़ी, भोजन की मांग बढ़ी, और आबादी बढ़ने से शहरों का विस्तार होगा कि नहीं होगा? आबादी से क्या बढ़ेंगे? शहर फैले, शहर क्या हुए? बढ़े, शहरों का फैलाव हुआ। शहरों का क्या होगा भाई? आबादी बढ़ेगी तो शहर की तरफ बढ़ेंगे, नगरीकरण की तरफ बढ़ेंगे, शहरों का फैलाव हुआ। अब जब शहरों का फैलाव होगा तो ऑटोमेटिक औद्योगिकरण का विकास होगा। किसका होगा? औद्योगिकरण का भी विकास होगा। जब शहर का विकास हुआ, हमने क्या कहा कि 18वीं सदी के आखिरी दशक में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ी। अब तेजी से आबादी बढ़ी तो भोजन की मांग भी बढ़ी, और आबादी बढ़ने से शहरों का फैलाव हुआ, और शहरों का फैलाव होने से देश में औद्योगिकरण भी आएगा ना। देश में क्या हुआ? औद्योगिकरण का भी बोलबाला हुआ, औद्योगिकरण भी बढ़ने लगे। अब कृषि उत्पाद महंगे। अब क्या होगा? कृषि उत्पाद महंगे हुए, कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। दूसरी तरफ भूस्वामियों का दबाव भी बढ़ने लगा। कृषि उत्पाद जब महंगे हुए तो क्या हुआ? भूस्वामियों का भी दबाव इस पर क्या हो गया? बढ़ने लगा। भूस्वामियों का दबाव बढ़ने लगा। अब यहां कृषि उत्पाद जो हुए वो महंगे हो गए, भूस्वामियों का दबाव भी बढ़ने लगा। सरकार ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। यहां ध्यान दीजिए, सरकार मक्का के आयात जो मंगाती थी, सरकार के द्वारा जो मंगाया जाता था मक्का, सरकार के द्वारा मंगाए जाने वाले मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दी, जिससे अब मक्का के आयात पर जो मक्का मंगाया जाए उस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और सरकार के द्वारा जिस कारण से लगाया गया, इसे कानून की भाषा में कॉर्न लॉ कहते हैं। यह जो प्रतिबंध लगाया गया, मक्का के आयात के प्रतिबंध रोका गया, इसे किस नाम से जाना जाता है? कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है, या कॉर्न लॉ कहा जाता है। खाद्य की ऊंची कीमतों से, अब यहां खाद्य का प्रतिबंध लगा दिया, आयात पर प्रतिबंध। अब खाद्य पर बताइए, कीमतें महंगा हो गई ना, खाद्य का जो खाने की वस्तुएं वो हमारी क्या हो गई? महंगा हो गई। और महंगा होने से अब यहां जो खाद्य पदार्थ थे वह ऊंची कीमतों हो, और उद्योगपति शहरी लोगों के लिए, अब जो भी उद्योगपति थे, जब महंगा हो गया सामान तो उद्योगपति शहर के लोगों ने इस कॉर्न लॉ को समाप्त करने का सरकार पर दबाव डाला। मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा करके एक कॉर्न लॉ के कानून को लागू किया गया। अब इस कॉर्न लॉ को समाप्त करने का दबाव उद्योगपतियों और शहरी बासिंदों के द्वारा सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस कॉर्न लॉ के कानून को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। कॉर्न लॉ के कानून को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। और अब कॉर्न लॉ के
अगर समाप्त कर दिया जाता है तो यहां कह रहा कारला निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य, कारला को अगर समाप्त कर दिया जाता है तो जो दबाव बना, इसके समाप्त हो जाने से बहुत कम कीमत पर, ध्यान दीजिएगा, यह समाप्त होने पर बहुत कम कीमत पर, बहुत कम कीमत पर, बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थ आयात किए जाने लगे। बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थ क्या हुए, आयात किए जाने लगे। जब यह कानून समाप्त निरस्त किया गया तो क्या कंडीशन हुआ कि कम कीमत पर हमें पर्याप्त खाद्य सामग्री मिलने लगी। आयातित खाद्य पदार्थ की लागत, अब आयातित खाद्य पदार्थ, जो हम खाद्य पदार्थों का आयात कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, उस खाद्य पदार्थ का जो मूल्य है, ब्रिटेन में जो खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं उससे भी कम पड़ते थे। कहने का मतलब ब्रिटेन के द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर जो खाद्य सामग्री थी वह महंगी पड़ती थी, आयात की हुई वस्तुओं पर दाम कम थे। ब्रिटिश किसान, अब बताइए जो ब्रिटेन में खाद्य सामग्री बनाई जा रही है वह ऑलरेडी महंगी है, अपेक्षाकृत किससे, जो बाहर से मंगाई जा रही है उसके अपेक्षा वह महंगी थी। अब लेगा कौन, लेगा कौन, जो आयातित वस्तुएं हैं उन्हें लोग लेने के लिए ज्यादा प्रयास करेंगे क्योंकि कम पैसे पर ही हमें उपलब्ध हो जाता था। अब यहां जो ब्रिटेन में उत्पादित किया जा रहा था खाद्य सामग्री, उसमें क्या कंडीशन था, उसमें मजबूरी थी, वह अत्यधिक महंगी थी, खाद्य पदार्थ कम थी। ब्रिटिश किसानों की हालत, अब इसमें जब उसे कोई खरीदेगा नहीं महंगी होने की वजह से, तो किसानों की स्थिति पर क्या नजर आएगा, तो किसानों की हालत क्या हो जाएगी, खराब होने लगी, किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि आयातित, जो आयात किया गया है, किसानों की हालत खराब होने के पीछे क्या है, जो आयात किए गए माल हैं की कीमत उनके मुकाबले काफी क्या है, ज्यादा है। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। भाई जब यह महंगा मिल रहा है तो बहुत सारे भूभागों पर खेती क्या हो गई, खेती बंद हो गई, भूभागों पर बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, हो जाएंगे ना भाई, बाहर की वस्तुएं सस्ती मिल रही तो हम सस्ता लेंगे, अपने यहाँ के किसानों को उपज का चीजों को लेंगे नहीं तो बिकेगा नहीं, अगर लेते भी हैं तो इतनी महंगी खरीदा नहीं जा सकता। तो हालत किसकी गड़बड़ हो रही है, किसानों का। किसानों की हालत का परिणाम क्या हुआ, जो हजारों लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, एक दूसरे से यहां से दूसरे देशों में जाने लगे। यहां से लोग कहां जाने लगे, दूसरे देशों में जाने लगे। जब खाद्य पदार्थ की कीमतों में गिरावट आई, मान लीजिए जब खाद्य पदार्थ की कीमतों में क्या आई, गिरावट आई, तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। जब खाद्य पदार्थ की कीमत में गिरावट आएगी, खाद्य पदार्थ की कीमत में गिरावट आएगी, कीमत में क्या आएगी, गिरावट आएगी। अगर इस पर गिरावट आएगी तो उपभोग का स्तर क्या होगा, तब उपभोग का स्तर ऊंचा हो जाएगा। उपभोग का स्तर, जब खाद्य पदार्थ की कीमत गिरेगी तो उपभोग के लोगों क्या करेंगे, उपभोग का जो स्तर है वो क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। 19वीं सदी के मध्य ब्रिटेन में औद्योगिक प्रगति काफी तेज से हो रहा था। 19वीं सदी में, इसी सदी में कहा जाए 19वीं सदी में औद्योगिकरण ब्रिटेन में काफी तेज से हो रहा था, जिससे लोगों की आय में क्या हुआ, औद्योगिकरण होने से लोगों की आय में क्या हुई, लोगों की आय में औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण होने से लोगों की आय में क्या हुआ, वृद्धि हुई। अब खाद्य का और भी ज्यादा मात्रा में जब आय में वृद्धि हुई तो खाद्य पदार्थों का और भी उपभोग किया जाने लगा और ज्यादा आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्सों में ब्रिटेन के पेट भरने के लिए जमीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। अब यहां इसके लिए क्या किया जाने लगा, खेती किया जाने लगा। अब विश्व
अर्थव्यवस्था में यहाँ औद्योगिकरण के साथ साथ पूरा विश्व इसके अन्न के लिए यहाँ खेती की जाने लगी। खेती के लिए जमीन को साफ कर देना काफी नहीं था, खेतिहर इलाकों को बंदरगाहों से भी जोड़ने का प्रयास किया। यह केवल खेती को वनों से काट कर नहीं, बल्कि खेतिहरों को बंदरगाहों से जोड़ने का प्रयास किया। और बंदरगाहों को जोड़ने से ही नहीं, बल्कि बंदरगाहों के साथ ही साथ खेती किसानों को, जहां कहां किसानों को या कृषकों को बंदरगाहों से, वहीं इन्हें रेलवे से भी जोड़ने का प्रयास किया गया। रेलवे की भी जरूरत थी, ज्यादा से ज्यादा माल ढुलाई के लिए भी उपयोग किया जाने लगा। और खेती के लिए भी आवश्यक है कि एक लोग दूसरे के लोग वहां पहुंचे। संसाधनों की भी जरूरत थी और खेती के लिए अन्य संसाधनों, औद्योगिकरण के अंतर्गत अन्य साधन भी उपलब्ध कराए जाने लगे। कहने का मतलब कि औद्योगिक विश्व अर्थव्यवस्था के उदय के साथ अगर हम बात करें तो इस विश्व व्यवस्था के उदय में तकनीक की भूमिका, तकनीक जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उसी ढंग से हमारी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। और 19वीं सदी में आप देखेंगे कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत होती है। इसी के साथ ही आज का यह लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले लेक्चर में पुनः मुलाकात होती है। जय हिंद।